सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं डॉनी रॉड्रिक के कोट के साथ। डॉनी कहते हैं यू कैन हैव ग्लोबलाइजेशन, यू कैन हैव डेमोक्रेसी, यू कैन हैव नेशनल सॉवरेनिटी, बट यू कैन ओनली हैव 2 आउट ऑफ दी 3। देखो मेरे प्यारे बच्चों, डेनी कहना क्या चाहते हैं? डेनी सिंपल वर्ड्स में कहना चाहते हैं अगर कोई कंट्री जो है ग्लोबलाइज्ड होना चाहती है तो वो हो सकती है। अगर कोई कंट्री डेमोक्रेटिक होना चाहती है वो हो सकती है। अगर कोई कंट्री नेशनल सॉवरेनिटी को फॉलो करना चाहती है, मतलब अपने डिसीजन खुद ले, वो कर सकती है। लेकिन अगर कोई कंट्री चाहे कि ये तीनों चीज़ें फॉलो करे तो वो पॉसिबल नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें पॉसिबल है। अब आप पूछेंगे सर कैसे पॉसिबल नहीं है, हमें तो लगता है कि पॉसिबल होगा। तो इसका जो आंसर है वो हमारे आज के डेली डिस्पैच डिस्कशन के फर्स्ट हमारा जो एडिटोरियल डिस्कशन होता है पॉलिटिकल ट्रिमा, इसके अंदर आपको वो मिल जाएगा। वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जैसे कि हमारा यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ हो गया, डेवलपिंग कंट्रीज़ हो गई, ये सारी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसी के ऊपर ये हमारा आज का एडिटोरियल है, इसको डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली हमारे सीएपीएफ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके जो फॉर्डर पॉइंट्स है इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करते हुए सुबह की शुरुआत अच्छे से करते हैं। हमारा जो है उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना, ठीक है, यही हम कर रहे हैं। चलो अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो वेस्टर्न जो डेमोक्रेसीज़ हैं, जैसे कि हमारा यूएसए हो गया, यूके हो गया, और जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ है वो आजकल एक प्रॉब्लम फेस कर रही है। वो प्रॉब्लम क्या है? सब में कॉमन है। वो प्रॉब्लम है कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जो है गुस्से में हैं और डिवाइडेड हैं। डिवाइडेड मतलब रिच और पुअर। अब उसके अंदर जो गवर्नमेंट को लेके, पहले आपको पता होगा फ्रांस हो गया, यहाँ पर ये हमारे जो डेवलपिंग कंट्री, ये डेवलप्ड जो कंट्री है जितने भी यूरोपियंस और यूएसए जो हो गए, यहाँ पे गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशंस होते थे उनमें लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन आजकल क्या देखने को मिल रहा है, स्पेशली आप देखेंगे नीदरलैंड के अंदर भी हमें रियॉट्स देखने को मिले थे, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, लोगों का जो ट्रस्ट है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के अंदर खोता जा रहा है। अब जब लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट में खो जाता है तो उसके बाद जो है एक लीडर निकल के आता है, और जो लीडर जो है बात करता है अपने नेशन को प्रोटेक्ट करने की, बॉर्डर को क्लोज करने की। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ट्रंप की बात कर रहा हूँ। और बहुत एग्जाम्पल है जो बहुत मेनली लीडर है, सारे ही एक ही जो ट्रेंड है, पॉपुलिस्टिक जो ट्रेंड है उसको फॉलो कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड के लीडर, स्पेशली डेवलप्ड कंट्री के। इसे ही पॉपुलिज्म कहते हैं कि जो लीडर जो है अपने देश को दोबारे से जो है एम्पावर करने की बातें करता है, जैसे मेक द जो है यूएस ग्रेट अगेन, ऐसे करके जो है हमारे ट्रंप बोलते हैं। तो ये क्या है? ये पॉपुलिस्टिक मेजर है, बॉर्डर को क्लोज कर देना, ठीक है। तो जो ऐसी बातें करता है लोग इन पे ज़्यादा जो है भरोसा करते हैं, और इसकी वजह से होता क्या है कि जो कंट्री है वो इनवर्ड हो जाती है। इनवर्ड मतलब कि अपने आप को ग्लोबलाइज्ड से, ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा था उससे कट कर लेती है। जैसे कि आपको दिख भी रहा होगा वर्ल्ड में ट्रंप जो है कहीं ना कहीं टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, बॉर्डर को क्लोज कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स को रोक रहे हैं। ये क्या चीज़ है? ग्लोबलाइजेशन का एक स्टॉपेज ही तो है कि स्टॉप कर दिया ग्लोबलाइजेशन को। तो ये चीज़ हमें वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ के अंदर स्पेशली दिख रही है, इंक्लूडिंग नीदरलैंड के अंदर भी, ठीक है। यूके तो है ही इसके अंदर, यूके हो गया, यूएसए हो गया, नीदरलैंड हो गया, इनके अंदर ये पॉपुलिस्टिक टाइप की जो टेंडेंसी है वो दिख रही है कि वो अपने बॉर्डर्स क्लोज कर रहे हैं, इमिग्रेंट्स को रोक रहे हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अब हमारे जो रॉड्रिक हैं पॉलिटिकल ट्रिमा के बारे में बात करते हैं कि हमने कोर्ट में देखा था, इकोनॉमिस्ट है बेसिकली हमारे जो डैनी रॉड्रिक हैं, ये बोलते हैं कि कंट्री में ग्लोबलाइजेशन हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि ओपन मार्केट है, फ्री ट्रेड है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि ग्लोबलाइजेशन जब आया था उसके बाद इंडिया के अंदर नई नई कंपनीज आ गई थी, तो ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन हो सकता है, नेशनल सॉवरेनिटी को फॉलो कर सकते हैं। नेशनल सॉवरेनिटी मतलब कि अपना खुद का डिसीजन खुद ले, खुद के रूल्स बनाए, अपने बॉर्डर्स खुद जो है वो डिसाइड करें, कोई और दूसरी कंट्री डिसाइड ना करे, वो नेशनल सॉवरेनिटी है। और पॉपुलर डेमोक्रेसी भी हो सकती है जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करें और जो इन्फ्लुएंस होता है, डिसीजन होता है, उसको इन्फ्लुएंस भी करें। लेकिन यहाँ पे हमारे रॉड्रिक यही बोलते हैं कि कंट्री में ये तीनों चीज़ें नहीं हो सकती, ठीक है। कोई भी कंट्री जो है 2 चीज़ों को ट्राई कर सकती है, लेकिन तीनों चीज़ें हो ये पॉसिबल नहीं है। जब तीनों चीज़ों को ट्राई करेंगी तो हमेशा कन्फ्लिक्ट को फेस करेंगी। कैसे करेंगी इसको बाय एग्जांपल हम समझेंगे। ये तो हमने जो है एडिटोरियल का जो हमारा कोट था उसके अंदर भी रॉड्रिक ने यही कुछ बोला था, वहाँ पे समझ लिया था। लेकिन अब हमें ग्लोबलाइजेशन, फ्री ट्रेड, ओपन मार्केट, नेशनल सॉवरेनिटी मतलब अपना खुद का रूल, खुद के बॉर्डर्स को कंट्रोल करना, पॉपुलर डेमोक्रेसी मतलब लोग पार्टिसिपेट करें, ये सारी चीज़ें के मतलब जो है हमें अच्छे से पता चल गए, ठीक है। तो चलो इतना तो समझ आ गया, अब आगे चलते हैं। अब रियल वर्ल्ड में जो हमारे रॉड्रिक हैं वो जो बताते हैं अपनी फ़िलॉसफी, इकोनॉमिक फ़िलॉसफी, कि ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं होती, इसको थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ ट्रिलेमा आ रहा है, कि अगर होगी तो कन्फ्लिक्ट होगा, तो क्या एक्चुअल में कन्फ्लिक्ट हो रहा है।
तो देखो ग्लोबलाइजेशन और डेमोक्रेसी जहाँ पे है वहाँ पे लेस सॉवरेनिटी होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। जब यूरोपियन यूनियन आया था तो ये जो बॉर्डर्स वगैरह हैं ये थोड़े से खोल दिए थे कि कोई भी इंक्लूडिंग जो है कोई भी अगर है यूरोप के अंदर घुस गया, यूरोप मतलब किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर, बहुत सारी कंट्रीज़ है वहाँ पे, तो वो विदाउट एनी बॉर्डर जो है कहीं भी जो है वहाँ जा सकता है, विदाउट एनी जो है रिस्ट्रिक्शन जा सकता है, कहीं भी जॉब कर सकता है, कहीं भी रह सकता है। तो पूरा जो यूरोप है काइंड ऑफ एक कंट्री बन गया, तो बॉर्डर लेस हो गया, तो सॉवरेनिटी थोड़ी सी लेस हो गई, ठीक है। अब कोई कोई कंट्री जो है वो अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, जैसे हमारा यूके हो गया, ठीक है। तो यूके ने जब रिस्ट्रिक्शन लगाया तो क्या हुआ, ये जो ट्रिलेमा था ये वहाँ पे देखने को मिला कि वहाँ के जो सिटीजन्स थे वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए, और फाइनली रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मिला हमें ब्रेक्जिट, कि यूएस जो है वहाँ से अलग हो गया, यूरोपियन यूनियन को लीव करना पड़ा, ठीक है। और इसी की वजह से जो है वहाँ पे नेशनलिस्टिक जो पार्टीज़ हैं यूरोप के अंदर उभर के आई। तो ये एक हमें ट्रिलेमा देखने को मिला यूके का, कि तीनों चीज़ें अप्लाई करी, तीनों चीज़ें अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट हुआ, कन्फ्लिक्ट के बाद वो जो हमारा यूके था वो डेफिनेटली फाइनली अलग ही हो गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ से ग्लोबलाइजेशन से हट गया। तो ये हमें दिखाई दे रहा है, मतलब तीनों चीज़ अप्लाई करी, नहीं पॉसिबल हुआ। सेकंड देखें, सेकंड यहाँ पे बता रखा है एग्जांपल, ग्लोबलाइजेशन प्लस सॉवरेनिटी, मतलब कि जो है अपने डिसीजन जो है खुद लें, रूल्स बॉर्डर वगैरह वो सारी चीज़ें करें, लेकिन यहाँ पे लेस डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है यहाँ पे केन्या का, देखते हैं। देखो कुछ कंट्री जो है अपनी जो है फ्री मार्केट और अपने जो बॉर्डर्स हैं वो प्रोटेक्ट करके रखती हैं, ठीक है, सॉवरेनिटी, और जो वहाँ के लेकिन वहाँ के जो लोग होते हैं उनका जो हाथ होता है, मतलब उनका जो पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत ही लो होता है, ये यहाँ पे देखने को मिला है। वहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते हैं एक्सपर्ट के द्वारा लिए जाते हैं, जैसे हमारा सेंट्रल बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया, वो, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है इस सेकंड एग्जाम्पल जहाँ पे जो है लेस डेमोक्रेसी है, लोगों का पार्टिसिपेशन कम है, इसका एग्जाम्पल है केन्या। फर्स्ट था जहाँ पे लेस सॉवरेनिटी, इसका एग्जाम्पल था हमारा यूके। सेकंड है केन्या। केन्या में जो डिसीजन होते हैं बेसिकली आईएमएफ है हमारा जो इंटरनेशनल लेवल का मॉनेटरी जो हमारा फंड है, ये गवर्नमेंट को पुश करता है कि भाई आप जो है अपनी फंडिंग में जो है कटिंग कीजिए, स्पेंडिंग में जो है कटिंग कीजिए, ताकि जो है वो सुचारू रूप से जो है चल सके, ठीक है। अब होता क्या है, जब फंडिंग में कटिंग कर देते हैं, जो हमारा खर्च करता है, जो गवर्नमेंट है केन्या की जो खर्च करती है उसमें कटिंग कर देंगे, डेफिनेटली जो कॉमन पीपल है वो सफ़र करेंगे। यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, इसकी वजह से फिर बैकलैश देखने को मिलता है। तो यही चीज़ जो डेनी रॉड्रिक का जो कोट था यहाँ पे भी हमें प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है कि भाई तीनों चीज़ें अप्लाई नहीं हो सकती, गवर्नमेंट अपनी यहाँ पे मनमानी लगाएगी तो फिर कन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिली। थर्ड हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है और सॉवरेनिटी है बट लिमिटेड ग्लोबलाइजेशन है। इसके एग्जांपल तो हमारा इंडिया ही हो गया, ठीक है, इंडिया और चाइना। देखो इंडिया और चाइना, इंडिया 100% जो है ट्रेड फ्री नहीं है, ठीक है। आपको पता है कितने सारे आरसीईपी जो हमारा रीजनल जो कॉम्प्रहेंशन इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप था, इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि जो हमारा न्यूजीलैंड था या फिर कह लीजिए ऑस्ट्रेलिया था, जो कि डेयरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा जो है पीक पे चल रहे हैं, या डेयरी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा जो है ये हाई फाई लोग हैं, तो यहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं करा कि भाई आरसीईपी में पार्टिसिपेट करेंगे, 100% ट्रेड फ्री लगाना पड़ेगा। तो इनकी जो डेयरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट हैं इंडिया के अंदर आएंगे और इंडिया के डेयरी प्रोडक्ट इनको कम्पीट नहीं कर पाएंगे, तो हमारी जो खुद की जो लोकल इंडस्ट्री है वो कहीं ना कहीं कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम अपने बॉर्डर्स अपने रूल्स को डिसाइड करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है लिमिटेड ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। यही डेनी रॉड्रिक का जो कोट है वो भी हमें ट्रू दिखता होता हुआ नज़र आ रहा है कि जहाँ पे तीनों चीज़ अप्लाई करोगे वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगी। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है इसका ट्रिलेमा का, कि अगर तीनों चीज़ अप्लाई करते थे, देखो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उसने ट्राई करा था, यूरोपियन यूनियन इसका एग्जाम्पल है ना, बहुत प्यारा सा, यूरोपियन यूनियन ने ट्राई करा था, ठीक है, कि जो वो हमारी सॉवरेनिटी भी दी लोगों को, ठीक है, और जो है डेमोक्रेटिक भी है और ग्लोबलाइज्ड भी करा, लेकिन वहाँ पे हमें ट्रिलेमा देखने को मिला, यूके जो है अलग हो गया, ठीक है। इसके बाद और भी चीज़ें देखने को मिली है, वो भी अभी यहाँ पे पता चलेगा। तो हमारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने ट्राई करा कि भाई तीनों चीज़ों को अप्लाई करते हैं, जैसे डेनी ने बोला कि तीनों चीज़ अप्लाई हो नहीं सकती, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ट्राई करा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन ने क्या करा, कुछ लोग जो थे वहाँ पे अमीर हो गए और बाकी जो है रह गए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी लेके आया, कि कुछ लोग जो है अमीर हो गए, कुछ लोग जो है गरीब हो गए।
अब ये जो लोग हैं ये एंगर में आए, ठीक है, गुस्से में तो आएंगे डेफिनेटली। इसके बाद जो हमारे पॉपुलिस्टिक जो लीडर्स हैं इन्होंने इनका फ़ायदा उठाया, जैसे हमारे ट्रंप हो गए, वाइल्डर हो गए नीदरलैंड के, ऑर्बन हो गए हंगरी के, ठीक है, पावर में आने के लिए। अब इन्होंने क्या करा, अब प्रोटेक्शनिज्म का वो जो मेजर्स था वो लेके आए, इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करा। मतलब क्या, एक चीज़ यहाँ से हट गई, ग्लोबलाइजेशन वाला जो पार्ट था वो हट गया कि अपने बॉर्डर्स को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ठीक है, टैरिफ्स वगैरह लगा रहे हैं, मतलब कि रिस्ट्रिक्टिव ग्लोबलाइजेशन लेके आ रहे हैं जो हमें यूएसए के अंदर देखने को मिल रहा है। वही चीज़ की दो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है, तीसरी चीज़ अप्लाई हुई थी, तो उसकी वजह से जो है इनकम जो है इनक्वालिटी आई, इनक्वालिटी की वजह से एंगरनेस आया, फिर पॉपुलिस्टिक जो है लीडर्स आए, और ये जो पॉपुलिस्टिक लीडर्स आए इन्होंने फिर क्या करा, एक चीज़ को फिर कर्व कर दिया। तो वही जो डेनी का जो कोट था वही सच होता हुआ यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। करने की क्या ज़रूरत है, ये तो चीज़ हमें अच्छे से समझ आ गई कि जो डेनी का कोट है वो सच है कि सिर्फ 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें ही अप्लाई होगी, जहाँ तीनों चीज़ें अप्लाई होगी वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो करने की क्या ज़रूरत है, करने की ज़रूरत यही है कि कंट्री को भाई केयरफुली चूज़ करना पड़ेगा कि क्या चीज़ें उसको चाहिए। हर एक चीज़ जो है वो कंट्री नहीं कर सकती। डेनी का जो ट्रिल्मा है और रॉड्रिक का जो ट्रिल्मा है, डेनी रॉड्रिक का जो ट्रिल्मा है वो लगेगा ही लगेगा, हर एक चीज़, तीनों चीज़ अप्लाई नहीं हो सकती। अब वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनको एक तरीका निकालना पड़ेगा कि जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो हर एक के पास पहुँचे, ये जो डिस्पैरिटी है वो ना हो। आपको पता होगा यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो वो जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है यही जो है पॉपुलिस्टिक जो लीडर्स हैं उनको जो है ऊपर लेके आती है, जैसे यूएसए के अंदर आया। यूएसए जब जो है प्रॉब्लम फेस करने ना लगा इकोनॉमिक की, जब वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो डिस्पैरिटी फेस करने लगी, इनकम इनक्वालिटी फेस करने लगी, तभी जो ट्रंप ने बोला कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लेके आया, पॉपुलिस्टिक मेजर, फिर जो है ग्लोबलाइज को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होंगी। तो यहाँ पे बता रखा है कि अगर ग्लोबलाइजेशन लेके आना है तो इकोनॉमिक जो बेनिफिट है वो इक्वल मिलना चाहिए हर एक को, ठीक है। डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूट है उनको स्ट्रॉन्गर करना चाहिए, मोर ट्रस्टवर्दी करना चाहिए, ताकि जो लोग हैं उनका विश्वास न डगमगाए वहाँ से। जो एंग्री पॉपुलिस्टिक है वो जो है प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो डीप इनहेरेंट प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि केयरफुली रिफॉर्म लेके आना चाहिए और फेयर पॉलिसी लेके आनी चाहिए, ताकि जो हमारे में प्रॉब्लम हो रही है, कंट्रीज़ के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व किया जा सके। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा कि ये जो तीनों चीज़ें अप्लाई नहीं हो सकती, कहीं भी अप्लाई करोगे तो प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि यूएसए हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ होगी, इंक्लूडिंग इंडिया। आप सोच के देखिए, अगर हम फ्री वो प्रोवाइड करा दें, तीनों चीज़ अप्लाई करा दें, इंडिया भी तो तीनों चीज़ अप्लाई नहीं कर रहा ना। इंडिया जो है डेमोक्रेटिक है, पीपल का पार्टिसिपेशन होता है, सॉवरेनिटी है, लेकिन ग्लोबलाइज हमारे यहाँ पे लिमिटेशन है, ठीक है। तीनों चीज़ अप्लाई कर दी तो होगा क्या, फिर पॉपुलिस्टिक लीडर्स आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ है वो फेल होंगी। क्यों, बाहर से कंपटीशन आएगा, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ फेल होगी, पॉपुलिस्टिक लीडर्स आएंगे, फिर दावा करेंगे कि इंडिया को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, और फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ कर्व होगा, या तो डेमोक्रेसी को कर्व कर देंगे, नहीं तो सॉवरेनिटी को कर्व करना पड़ेगा। एक चीज़ तो कर्व होगी, तभी जाके यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ सही से चलेगी। डेनी रॉड्रिक का वही कोट कि तीनों चीज़ें अप्लाई नहीं होगी, केयरफुली डिसाइड करना होगा कंट्री की पर्टिकुलर नीड के हिसाब से कि क्या चीज़ें अप्लाई करने की ज़रूरत है, क्या नहीं। जैसे यूएसए हो गया, अलग नीड है, केन्या हो गया, अलग नीड है, इंडिया हो गया, अलग नीड है। तो हर एक कंट्री को अपने हिसाब से, यही यहाँ पे बोला है ना, केयरफुली चूज़, हर एक कंट्री को अपने हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा कि उसकी जो इकोनॉमी है, उसका जो टोपोग्राफी है, उसकी जो पॉपुलेशन है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। काफ़ी ये थोड़ा सा डीप मीनिंग वाला जो एडिटोरियल था, इसके जो कोट है, इसके जो पॉइंट्स है उसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर यूएसए के बारे में लिखने के कुछ आ जाता है, या फिर इंडिया के बारे में भी लिखने के लिए कुछ आ जाता है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तो है ही। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, लिखने का ट्राई करो मेरे प्यारे बच्चों, पेपर 2 का ये टॉपिक है, एक बार ट्राई करो लिखने का। लिखने के बाद डिस्कशन ग्रुप में भेजो। डिस्कशन ग्रुप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, 2 लिंक दे रखे हैं, एक हमारा टेलीग्राम का है, एक डिस्कशन ग्रुप का है। तो जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो डिस्कशन ग्रुप का है वहाँ पे आप अपनी जो पीडीएफ है वो सेंड कर सकते हैं लिखने के बाद। तो वहाँ जो बच्चे हैं वो उसको इवैल्यूएट भी करते हैं, तो ट्राई कीजिए, लिखिए और दूसरों से इवैल्यूएट करवाइए, ताकि नॉलेज बांटेंगे तो ही नॉलेज बढ़ेगी। चलो अब आगे चलें। प्रोजेक्ट वीरांगना। देखो ये जो प्रोजेक्ट वीरांगना है ये क्या चीज़ है, सिंपल शब्दों में समझें तो जो हमारे क्राइम के सर्वाइवर हैं, ठीक है, क्राइम के सर्वाइवर बोल रहा हूँ मैं, रेप विक्टिम नहीं बोल रहा, जो क्राइम के सर्वाइवर हैं उनके लिए जो हमारा DSLSA है, ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी,
इन्होंने एक प्रोजेक्ट लेके आया है कि जो क्राइम के सर्वाइवर हैं उनको अच्छे से एक जॉब प्रोवाइड की जाए। बस ये है हमारा प्रोजेक्ट वीरांगना। देखें यहाँ पे जो है एक लेटर मिल रहा है, ज्वाइनिंग लेटर मिल रहा है एक हमारी रेप सर्वाइवर को। तो यही चीज़ है यहाँ पे, लेकिन ये क्राइम के सर्वाइवर हैं, सिर्फ रेप के सर्वाइवर नहीं है, इतना थोड़ा सा याद रखना, क्योंकि अगर एक स्टेटमेंट दे देगा रेप के सर्वाइवर को तो वो ओनली, तो वो गलत हो जाएगी। यहाँ पे क्राइम के सर्वाइवर को दिया गया है, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट वीरांगना है ये तो समझ आ गया होगा कौन लेके आया है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है? राउज एवेन्यू, हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो रहा है। क्राइम के सर्वाइवर को दिया जा रहा है, ठीक है। लेटर ऑफ इंटेंट क्या करते हैं? जॉब मिलती है। अब ये जो हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी है इसके बारे में भी थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। देखो ये जो हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है ये बेसिकली जो है जो वीक, जो हमारी वनरेबल पॉपुलेशन है, वीक, इकोनॉमिकली वीक जो हमारी पॉपुलेशन है, जिनको जस्टिस जो है अफोर्डेबल बनाने के लिए प्रयास किया गया है, वो इसके थ्रू किया गया है कि यहाँ पे जो है वीकर सेक्शन को सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी, फ्री लीगल एड और सर्विसेज। मतलब कि वही कि केस वेस होगा तो उनको जो है पैसे वैसे नहीं देने पड़ेंगे, फ्री में जो है लॉयर वगैरह मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर दे रखा है। ये वाला आया किसके अंदर है? ये आता है हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट के द्वारा बनी है, और पर्पस क्या है? फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराना वीकर सेक्शंस को। क्या ये कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को भी पूरा करती है? बिल्कुल यस। डीपीएसपी हमारा एक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका आर्टिकल 39A है, उसके अंदर मेंशन है कि फ्री लीगल सर्विसेज टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको पूरा करती है। तो कहीं ना कहीं जो स्टेट की ड्यूटी होती है, स्टेट अपनी ड्यूटी जो है अपना डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू जो है निभा रही है। ये हमें समझ आ गया। अब समझ आ गया तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे बच्चों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि इसका आंसर तुम्हें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर इसका आंसर अभी नहीं कर पा रहे तो पेपर में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ट्राई करो अभी से और देखा करो कि सॉल्यूशन वाले में कि तुम्हारा जो आंसर है वो सही है भी या नहीं। सेकंड चले, राजा रवि वर्मा। देखो राजा रवि वर्मा जो है एक बहुत ही फेमस पेंटर है हमारे मॉडर्न इंडिया के टाइम के, अंग्रेजों के टाइम के, ठीक है। अभी उनका जो है 177वां जो है बर्थ एनिवर्सरी बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है? उनका ही बर्थ प्लेस था, कहाँ पे? किला मन्नूर पैलेस में, ठीक है। सब चीज़ें देखेंगे। अप्रैल 29 को आता है और उनके ट्रिब्यूट में एक एल्बम लिखी गई है, उस एल्बम का नाम है प्रणामम, और लिखी किसने है? माया के वर्मा ने, और ये पेंड बाय माया के वर्मा, कंपोज करी है रामा वर्मा थामपुरन, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा है, ये थोड़ा थोड़ा देख लेना, न्यूज़पेपर के अंदर आया है तो इंपॉर्टेंट तो है ही डेफिनेटली ना। राजा रवि वर्मा के ऊपर क्वेश्चंस भी आता है क्योंकि पेंटिंग थे, किस तरह की पेंटिंग वगैरह बनाते थे, यूपीएससी का थोड़ा सा फेवरेट है ये वाला टॉपिक, ठीक है। अब राजा रवि वर्मा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। हमारे पेंटर थे, कभी पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लेता है कि ये पर्सनैलिटी का जो नाम है ये किससे रिलेटेड है, तो राजा रवि वर्मा सभी जानते हैं कि इंडियन पेंटर थे। ये बॉर्न हुए थे कहाँ पे? थामपुरन एट किलामन्नूर पैलेस, ये हमने देख ही लिया केरला के अंदर त्रावणकोर में। और ये जो प्राइमरी जो पेंटिंग बनाते थे ये मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ के ऊपर बनाते थे। मैथोलॉजिकल स्टोरीज़ मतलब कि जो हिंदू टेक्स्ट के अंदर रामायण महाभारत में लिखी होती है ना, वैसे टाइप की। अब उसके बाद जैसे अंग्रेज आए तो थोड़ा सा इन्होंने भी शिफ्ट करा कि यहाँ पे जो हमारे राजा महाराजा थे उनकी फ़ोटो प्लस जो ब्रिटिशर्स थे उनकी फ़ोटो बनाने लग गए, ठीक है। इनकी जो फेमस फ़ोटो है वो फेमस है दमयंती टॉकिंग टू स्वान, शकुंतला लुकिंग फॉर दशंत, नायर लेडी एडॉर्निंग हर हेयर, और शांतनु और मत्स्या गंधा, ठीक है। तो इन पेंटिंग्स के नाम भी थोड़ा सा याद रखना। ये फेमस पेंटिंग है हमारे राजा रवि वर्मा की। कभी कभी पूछ लेता है कैसा स्टाइल था इनका। देखो डेफिनेटली जब अंग्रेजों की फ़ोटो बना रहे हैं और हमारे राजा महाराजा की फ़ोटो बना रहे हैं तो दोनों का मिक्स ही स्टाइल होगा। तो यही बता रखा है यहाँ पे कि वेस्टर्न टेक्निक भी इनकॉपरेट थी और इंडियन आर्ट भी थी, तो फ्यूज़न था बेसिकली, यही बता रखा है। यूज़ सबसे पहले थे ये जिन्होंने ऑयल पेंट्स का यूज़ किया था, लिथोग्राफिक रिप्रोडक्शन का यूज़ किया था इसके अंदर, और बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं। मैथोलॉजिकल फिगर हो गई, इंडियन रॉयल्टी हो गई, रियलिस्टिक डिटेल, ट्रेडिशनल आर्टिस्टिक नॉर्म से थोड़ा सा अलग था। रिकॉग्निशन कब मिला? रिकॉग्निशन देखो जब हमारा कोई इवन स्वामी विवेकानंदा जी भी हो गए, राजा रवि वर्मा भी हो गए, जो भी एंशेंट जो लोग थे, मॉडर्न इंडिया वाले जो लोग थे, फेमस पर्सनैलिटीज़ थी, रिकॉग्निशन इनको तभी मिला जब इन्होंने बाहर जाके कुछ जो है प्रूव करा। इवन जो आप स्वामी विवेकानंदा की जीवनी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो वहाँ पे गए थे शिकागो में, तब उनके बाद जो है आने के बाद यहाँ पे उनकी थोड़ी सी जो है पूछ हुई थी उनकी, कि उनको पूछने लगे थे लोग, नहीं तो उससे पहले तो वो जगह जगह जो है ठोकरे ही खा रहे थे। आप देखेंगे जब उनकी बायोग्राफी तो आपको पता चलेगा कि कितनी जो है हमारे इंडिया की जो है मेंटालिटी है कि जब बाहर ही कोई प्रूफ करके आता है तभी जो है उसकी रिस्पेक्ट होती है, वरना रिस्पेक्ट भी नहीं करते। तो शायद इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जो है फॉरेन के दौरे पे रहते हैं। चलो इधर आओ,
रिकॉग्निशन थोड़ा सा देख लो। रिकॉग्निशन यहाँ पे उनको रिकॉग्नाइज़ करा जब उन्होंने वेना एग्जीबिशन के अंदर जो है अवार्ड को जीता, ठीक है। फिर उसके बाद कोलंबिया के अंदर एक एक्सपोजिशन था शिकागो में, वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन इन शिकागो 1893, यहाँ पे जीता, 2 गोल्ड मेडल जीते, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इंडिया में आए तो फिर उनको केसर हिंद की उपाधि दे दी गई, केसर हिंद गोल्ड मेडल की उपाधि दी वायसराय लॉर्ड कर्जन ने, और उसके बाद तो हमारे इंडियंस ने बोला ये तो भगवान है, ठीक है। चलो यही हो गया, इतना ऐसे ही याद होता है मेरे प्यारे बच्चों। राजा रवि वर्मा क्या क्या करते थे सबसे याद हो गया होगा, कहाँ कहाँ उनको क्या क्या चीज़ें मिली। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्राई करो अटैम्प्ट करने का। नेक्स्ट है हमारा, इसरो ने अभी जो है सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो है उसका जो है परीक्षण करा है, दूसरी बार ही करा है, पहली बार नहीं करा, दूसरी बार करा है, अभी मार्च में भी यही न्यूज़ आई थी, ठीक है। इसरो ने करा है ड्यूरेशन हॉट टेस्ट इसका सेमी क्रायोजेनिक इंजन का, कहाँ पे करा है, महेंद्रगिरी के अंदर करा है, ठीक है। अब ये जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन है इसके बारे में थोड़ी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो हमारा इंजन है ये लिक्विड ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करता है, इसके अंदर जो है कैरोसिन भी होता है लेकिन रिफाइंड वाला कैरोसिन होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। एज अ ऑक्सीडाइज़र किसका यूज़ होता है, हमारे सेमी क्रायोजेनिक इंजन के अंदर यूज़ होता है लिक्विड ऑक्सीजन का, ठीक है। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद रखना। इसरो ने डेवलप करा है इसको, और ये जो थ्रस्ट कितना देता है 2000 किलो न्यूटन, मतलब कि पावर बहुत ज़बरदस्त है इसके अंदर, 2000 किलो न्यूटन। यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्यों इसको डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि हमें पेलोड कैपेसिटी को बढ़ाना है, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है। लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम सेंटर कहाँ पे हमारा, इंडिया का बेंगलुरु के अंदर है, ठीक है। ये जो है एडवांटेज क्या है इसकी ओवर ट्रेडिशनल जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन था, इसके ऊपर एडवांटेज ये है, जो हमारा क्रायोजेनिक इंजन था वो लिक्विड ऑक्सीजन को यूज़ करता था, ये भी उसी को करता है एज ऑक्सीडाइज़र, लेकिन उसके साथ यूज़ होता था लिक्विड हाइड्रोजन, ठीक है। और आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो कितना ज़्यादा संवेदनशील है, कितना ज़्यादा सेंसिटिव है, एकदम से ब्लास्ट होता है उसके अंदर। एक हुआ भी था ब्लास्ट, कोई जापान के अंदर एक हाइड्रोजन का बैलून बनाया था तो वहाँ पे हुआ था। तो यही है, ये इसी की वजह से जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। अब जो हमारा सेमी वाला है इसको प्रॉब्लम को दूर कर देगा। यूज़ बेसिकली लास्ट स्टेज के अंदर यूज़ होता है इसका, जो हमारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 3। मेरे प्यारे बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, देखो तुम्हें आता है या नहीं आता। उसके बाद ये छोटी सी न्यूज़ है कि अभी जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी जो स्क्रिमिशेस चल रही हैं छोटी छोटी टेरर अटैक के बाद, तो यहाँ पे हमें वॉलीबॉल के अंदर भी उसका जो इफेक्ट देखने को मिला कि एशियन वॉलीबॉल से इंडिया ने विड्रॉल कर लिया जो इस्लामाबाद में होने वाला था। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है कि वॉलीबॉल रिसेंटली इंडिया हैज़ ऑप्टेड आउट फ्रॉम द एशियन वॉलीबॉल विच वॉज हेल्ड एट वेयर, तो वही इस्लामाबाद में होने वाला था। बस थोड़ा सा इतना याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारा ये वाला 26 तारीख के MCQs, थोड़ा सा देख लेते हैं। के कस्तूरी रंजन, हमने देखा था इसरो के जो थे ये चेयरमैन थे, फाउंडर तो नहीं थे खैर। तो उन्होंने क्या पूछा है इसमें, विच ऑफ की फिगर पास्ट अवे, विच ऑफ द फॉलोइंग वन इज़ मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी ये पास्ट अवे हो गए हैं, यही क्वेश्चन था, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विजिट स्पेस, ही चेयर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ, ये तो करा था। ही लीड द फर्स्ट, ये देखो सिर्फ बी ही इसका आंसर है, बाकी सारे गलत हैं। आपको याद होगा हमने डिस्कस भी करा था इसके बाद। ये हमारी जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, और हमारी एक NCF थी उसके भी थे, और एक हमारी एक डैम से रिलेटेड कुछ थी उसके भी चेयरमैन थे। तो ये सारी चीज़ें इसरो के तो थे ही, तो यहाँ पे फाउंडर दे दिया, ये गलत हो गया। तो मतलब बी इसका आंसर है डेफिनेटली, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर याद भी ना रहे तो थोड़ा सा तो हमें आइडिया रहता ही है, क्योंकि दोबारा तो मैं भी रिवाइज नहीं करता इसको। नेक्स्ट चलें, इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड ह्यूमन पेप्लियोमावायरस टेस्ट किट फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग वाज सक्सेसफुली वैलिडेटेड अंडर विच इनिशिएटिव। एक इनिशिएटिव चल रहा था, हमें याद है, इनिशिएटिव था हमारा ग्रैंड चैलेंज इन इंडिया, ठीक है। इसी के अंदर जो है ये जो टेस्ट किट है हमारी HPV टेस्ट किट, इसको जो है वैलिडेट किया गया है, ये थोड़ा सा याद है मेरे को। तो आपको भी याद होगा, हमने कल ही तो डिस्कस करा था, कल मतलब मंडे, ये सैटरडे को। इसका भी आंसर बी है। नेक्स्ट देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी एंड रिसेंट DRDO डेवलपमेंट। देख लेते हैं क्या चीज़ है। अभी रिसेंटली DRDO ने क्या डेवलप करा था, स्क्रैमजेट हमने कुछ देखा था लास्ट टाइम। DRDO recently conducted a successful ground test of scramjet combust for over 1000 सेकेंड, मार्किंग अ की एडवांसमेंट इन हाइपरसोनिक सिस्टम। हाँ, ऐसा तो कुछ हुआ था।
स्क्रैमजेट इंजन आर कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंटली एट सबसोनिक, देखो ये तो हाइपरसोनिक था, कहाँ से सबसोनिक और ट्रांससोनिक आ रहा है, तो इसका आंसर ए हो गया। ठीक है, हमने देखा था ना स्क्रैमजेट आया था और ये जो है हाइपरसोनिक वाला था, इसके अंदर इंडिया कुछ जो है अचीव करने वाला था और बहुत जल्दी जल्दी, वही मिसाइल वाला था ना, मैंने बताया था कुछ आपको कि मिसाइल फेंकेंगे वो धीरे धीरे आएगी, तब तक तो काम हो जाएगा। तो हम उसी में टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं ताकि कहीं से लड़ाई हो हमारे प्रिय देशों से, स्पेशली अगल बगल वालों से, तो उस टेक्नोलॉजी में यहाँ पे हम स्क्रैमजेट हमने ऐड करा था। ठीक है, हमारे DRDO ने। तो यही चीज़ है, सेकंड वाला गलत है कि सबसोनिक और ट्रांससोनिक तो बहुत कम स्पीड वाले हैं, और वो ये सोनिक वाला क्या होता है, हमने देखा था मैक स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा वाला, और ये हाइपरसोनिक कितना था 5। ठीक है, तो ये भी थोड़ा याद रखना होता है। इसका आंसर है हमारा ए। आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये समझ आ गया होगा, बहुत ईजी थे क्वेश्चंस, इतना ज़्यादा टफ नहीं थे। अगर समझ आ गया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, थोड़ी थोड़ी वीडियो शेयर करो, ठीक है, ताकि बच्चे थोड़े से बढ़ें। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं।